अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। कल हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर को और आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दो आर्टिकल पढ़ेंगे आज हम। एक आर्टिकल हमारे पास है, टॉपिक जो है वो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, आर्टिकल 1.3 है। और दूसरा जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस, 1.4 आर्टिकल। आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट को समझते हैं। एलिमेंट बेसिकली जो है सेम टाइप ऑफ एटम्स जो है वो मिलते हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो, एंड कैन नॉट डीकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। यानी एलिमेंट क्या चीज है? एलिमेंट वो चीज है जो एक जैसे एटमों से, सेम एटमों से मिलकर बने और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो, और वो आम तरीकों से, ऑर्डिनरी मेथड से, ऑर्डिनरी केमिकल मींस से जो है वो डीकम्पोज ना हो, डीकम्पोज ना हो, हम उसे एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट बेसिकली क्या है? जो एक जैसे एटमों से बने और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो। इसमें अहम बातें जो हैं वो देखें। एक तो सेम टाइप ऑफ एटम हो, सेम टाइप ऑफ एटम हो, नंबर 1। उनका एटॉमिक नंबर सेम हो, नंबर 3। और वो ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से डीकम्पोज ना हो। तो 3 बातें इसमें आ गई। सेम एटम हो, यानी जो एटम मिले वो सेम होने चाहिए, फिर उनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, और थर्ड पे जाके वो ऑर्डिनरी केमिकल मीन से जो है वो डीकम्पोज ना हो, उसको हम कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट जो है हमारे पास जो अभी तक डिस्कवर्ड एलिमेंट्स है वो 118 है, 118 एलिमेंट्स। इनमें से 118 में से 92 जो है वो नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स हैं, जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। इनकी कुछ एलिमेंट्स की मिसालें देख लेते हैं, जिनमें सोडियम है, पोटाशियम है, कोबाल्ट वगैरह है। तो एलिमेंट्स जो है वो अभी तक 118 जो है वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिनमें से 92 है वो नेचुरली अकरिंग है। अब अगर हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करें, इसकी ग्रुप बंदी करें, तो एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स के अंदर। सबसे पहले देखिए मेटल्स क्या होती हैं। मेटल जो एलिमेंट्स की एक ऐसी टाइप है, ऐसी ग्रुप है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। यानी इनसे अगर मेटल है तो हमें पता चल जाएगा। मेटल कैसे पता चलेगा? अगर हम उससे हीट गुजारें तो हीट गुजर जाएगी, हीट को कंडक्ट करेंगे, और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी ये कंडक्ट करेंगे। इनसे बिजली भी गुजरेगी और इनसे हीट भी गुजरेगी। तो इनको हम मेटल्स कहेंगे। मेटल बेसिकली वो है जिससे करंट और हीट जो है वो पास हो जाए। आइए चंद मिसालें देखते हैं मेटल्स की। इनमें सोडियम है, कॉपर है, जिंक है और गोल्ड है। उसके बाद नॉन मेटल्स आ जाती हैं, ये इसका उलट है। तो ये जो कि करंट और हीट को पास करती हैं, जबकि नॉन मेटल जो है वो नॉन कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। यानी इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं करेगी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी इनमें से नहीं कंडक्ट करेगी, यानी इनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी नहीं। इनकी कुछ मिसालें देखें, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सल्फर है। ये चंद एक एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स की। तो मेटल्स वो होगी जिनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करे, मेटल्स, और जिनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ना पास करे, यानी नॉन कंडक्टर हो, तो वो नॉन मेटल्स हो जाएंगी। और उसके बाद आ जाता है थर्ड पे मेटलाइट्स। ये तीसरी किस्म है एलिमेंट की। तो मेटलाइट्स क्या होते हैं? जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान में हो, इनके सेंटर में लाई करें, उसको हम मेटलाइट्स कहते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज दोनों तरह की हैं, यानी मेटल की प्रॉपर्टीज भी रखते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी रखते हैं। इनको मेटलाइट्स कहते हैं। तो मेटलाइट बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल की जब प्रॉपर्टीज कंबाइन करे कोई एलिमेंट, तो उसको हम मेटलाइट कहते हैं। यानी उसमें 2 प्रॉपर्टीज इकट्ठी हो जाती हैं,
मेटल की भी और नॉन मेटल की। तो बोथ प्रॉपर्टीज शो करेगा, बोथ प्रॉपर्टीज शो करेगा, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। इसकी मिसाल है जर्मेनियम है और आर्सेनिक है। ये दो एग्जांपल आपके सामने। तो ये हमने पढ़ा है अभी तक। जो इसको सम अप कर लेते हैं एलिमेंट को। एलिमेंट जो है वो सेम एटमो से बना होता है, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, और फिर इनको ऑर्डिनरी केमिकल मेथड से डीकम्पोज नहीं किया जा सकता, इनको तोड़ा नहीं जा सकता आम केमिकल तरीकों से। डीकम्पोज के मीन इसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। अभी तक जो डिस्कवर्ड हो चुके हैं एलिमेंट वो 118 है, इनमें से 92 नेचुरल अकरिंग है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है वो हम देखें तो मेटल्स, इनकी जो क्लासिफिकेशन है 3 तरह की है, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। मेटल्स में क्या है, मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इनमें मिसालें हैं आपके सामने सोडियम, कॉपर वगैरह। और नॉन मेटल जो है वो आपके पास वो होती है जो मेटल का उलट होगी कि अगर ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगी तो ये नहीं करेंगी। और मेटलाइट्स वो है जिनमें इन दोनों के ख्वास यानी मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज जो है वो जमा हो जाए, एड दोनों में सम हो जाए, दोनों का सम अप हो जाए तो वो मेटलाइट्स हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आर्टिकल जो है वो है कंपाउंड। कंपाउंड क्या चीज है? टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास इज कॉल्ड कंपाउंड। तो कंपाउंड बेसिकली क्या चीज है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स इस तरह मिले कि वो केमिकली तौर पर कंबाइन हो, इस तरह से गैदर हो कि केमिकली जो है वो गैदर्ड हो, ना कि फिजिकली, बल्कि केमिकली आपस में कंबाइन हो जाए, और उनकी जो रेशो है वो भी फिक्स्ड होनी चाहिए बाय मैस। उनकी रेशो जो है मैस के लिहाज से उनकी जो रेशो है वो फिक्स होनी चाहिए। तो ऐसी चीज जो बनेगी हम उसको कंपाउंड कहेंगे। जब टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन करें केमिकली फिक्स्ड रेशो के साथ तो हम कहेंगे अब ये कंपाउंड बन गया है। ठीक है, इसमें अहम बातें क्या है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलेंगे, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलेंगे, और मिलेंगे कैसे भाई? केमिकली मिलेंगे। अगर फिजिकली मिलेंगे तो फिर कंपाउंड नहीं बल्कि मिक्सचर बन जाएगा। तो केमिकली मिले, कंबाइन करें केमिकली, और फिर उनकी जो रेशो है वो भी फिक्स होनी चाहिए, रेशो भी फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे ये है कंपाउंड। उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लें कि कंपाउंड की कुछ एग्जांपल सामने रखते हैं। इनमें वाटर है, सोडियम क्लोराइड है और अमोनिया है आपके सामने। ये 3 एग्जांपल है आपके सामने रखी है कंपाउंड की, H2O, NaCl और NH3। तो इनमें देखें कि पानी में एलिमेंट्स मिले हुए, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं और ये मिलकर जो है बना रहे हैं कंपाउंड एक वाटर का। इसी तरह NaCl, सोडियम क्लोराइड मिलके, क्लोरीन मिलके जो है वो NaCl बना रहे हैं। इसी तरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके जो है वो मिलकर यहाँ पर अमोनिया बना रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ कंपाउंड जो है वो आपके सामने रखेंगे जिनमें एलिमेंट्स मिलकर केमिकली फिक्स रेशो के साथ जो है वो कंपाउंड बना रहे हैं। इसकी क्लासिफिकेशंस देखें तो कंपाउंड जो है वो कई तरह के हो सकते हैं, जिनमें आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं, कोवलेंट कंपाउंड हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड हो सकते हैं, पोलर कंपाउंड हो सकते हैं, नॉन पोलर हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। तो अगर हम कंपाउंड्स को उसकी क्लासिफिकेशन देखें तो आयनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स, पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। आयनिक कंपाउंड्स जैसा कि आगे इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे भी, जो आयन से मिलकर बने वो आयनिक कंपाउंड्स है, जो इनमें एक मेटल और नॉन मेटल मिलकर बनाएंगी, ये नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से ये बनेंगे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट जो कंपाउंड्स हैं इनमें दो एलिमेंट में से एक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। पोलर में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो दोनों तरफ इक्वल शेयर नहीं होता, नॉन पोलर में। और इसी तरह
जो ऑर्गेनिक है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक है, ये आपने पीछे पढ़ा भी हुआ है, जिसमें कार्बन की स्टडी की जाती है और जिसमें लेस कार्बन या कार्बन ना हो उसकी स्टडी की जाती है, यानी कार्बन हो ही ना या फिर लेस कार्बन हो तो उसे इस इनऑर्गेनिक स्टडी की जाती है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं ये हो सकते हैं। उसके बाद मिक्सचर है। मिक्सचर क्या चीज है? टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशो। तो कंपाउंड और मिक्सचर को अगर हम देखें तो यहां भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड भी हो सकते हैं, वो मिक्सअप हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन वहां पर केमिकली कंबाइन हुए थे, यहाँ पर फिजिकली कंबाइन होंगे। और एक बात और, यहाँ पर फिक्स रेशो थी और यहाँ पर क्या है, विदाउट फिक्स रेशो होगा। तो ये डिफरेंस भी समझ में रखिएगा आप मिक्सचर और कंपाउंड के दरमियान में, कि इनके दरमियान क्या फर्क है। एक तो एलिमेंट्स या कंपाउंड इधर मिलेंगे, वो मिक्सअप होंगे, कंबाइंड होंगे फिजिकली, उधर केमिकली होते हैं। और दूसरा, ये फिक्स रेशो से मिलते हैं, ये विदाउट फिक्स रेशो से बनते हैं। तो मिक्सचर जो है ये जो है फिजिकली एलिमेंट्स मिलेंगे या कंपाउंड मिलेंगे, मिक्सअप होंगे, कंबाइंड होंगे और विदाउट एनी फिक्स रेशो होंगे। मिक्सचर की जो टाइप्स हैं वो दो तरह की हैं। नंबर 1 होमोजीनियस मिक्सचर, नंबर 2 हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जो है अगर आप देखें तो उसकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट मिक्सचर, यानी पूरे मिक्सचर में जो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है कंपोनेंट्स की मिक्सचर के अंदर वो यूनिफॉर्म होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप पानी के अंदर नमक डालें तो नमक जब पानी में हल होगा तो हल होने के बाद आपको नमक के जर्रे, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग से नजर नहीं आएंगे, बल्कि वो यूं ही लगेगा कि पानी ही है। तो ये जो कंपोजिशन है ये यूनिफॉर्म है। इसी तरह आप देखें, आप एयर है, अब एयर किसी एक गैस का मजमुआ नहीं है, बल्कि आप इसको देखें, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और बहुत सारी मुख्तलिफ गैसेस का ये एक मिक्सचर है। लेकिन आप देख नहीं सकते इसमें कि नाइट्रोजन कहाँ है, कार्बन कहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है। मुख्तलिफ गैसेस को अलग अलग नजर नहीं आती, बल्कि एक ही गैस नजर आती है। तो ये भी एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमें नजर आती है। तो इसको हम कहेंगे कि एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन है मिक्सचर के अंदर वो यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। यानी इसकी कंपोजिशन, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके जर्रात हैं, अज्जा हैं, उनकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म है पूरी एयर के अंदर, अलग अलग नजर नहीं आते। हाइड्रोजीनियस मिक्सचर इसकी दूसरी टाइप है। हाइड्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, नॉट यूनिफॉर्म। इसकी एग्जांपल देखें, पानी के अंदर रेत को डालें, सैंड को जब मिक्स करेंगे पानी के अंदर, तो सैंड जो है जितना भी आप उसको हलाएंगे तो सैंड जो है वो पानी के अंदर हल नहीं होगी, वो अलग से नजर आएगी आपको। तो ये जो मिक्सचर बनेगा, आप कहेंगे कि इसकी जो कंपोजिशन है वो एक नहीं हुई, यकजान नहीं हुई, यानी यूनिफॉर्म नहीं हुई। तो लिहाजा ये मिक्सचर जो है हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है। इसकी कुछ एग्जांपल है, जैसे सॉइल, रॉक, वुड वगैरह है, इनकी कंपोजिशन जो है मट्टी की अलग अलग नजर आती तहें, रॉक और वुड वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक 1.4 है हमारा, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। ये देखिएगा, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, एलोट्रोपिक क्या होता है, पहले से सादा लफ्जों में समझिएगा। ये बहरूपियत एलोट्रोपिक कहलाता है। मिसाल के तौर पर पहले हमारे यहाँ मुख्तलिफ आपने देखा होगा कि लोग आते थे, जैसे कोई नाटक करके पैसे इकट्ठे करता है, कभी वो जो लिबास है वो एक ही शख्स एक लिबास पहन के आता है डाकिए का, कभी वो लिबास पहन के आ जाता है पुलिसमैन का, और कभी वो लिबास पहन के आता है किसी और शख्स का। बंदा एक ही है लेकिन लिबास बदल रहा है। तो ये बहरूपिया है। हम इसको कहते हैं कि शक्ल सूरत अपना
ज़ाहरी गबादा बदल रहा है, तो लिहाजा ये बहरूप अपना रंग, अपनी शक्ल जो है वो तब्दील कर रहा है, तो ये बहरूपियत इख्तियार कर रहा है। इसी तरह एलिमेंट भी जो है ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स यानी बहरूपियत इख्तियार करते हैं, बहरूप अपना एलोट्रोप करते हैं। किस तरह समझिएगा इसको, एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म, एलिमेंट एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर वो जो एक ही एलिमेंट है जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म शो कर रहा है, वो अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट रखेगा। यानी एलिमेंट तो एक है, एलिमेंट तो एक है, शक्लें बदल रहा है, उसकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रही है, और जब स्ट्रक्चर चेंज करता है तो अब उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज होती है। इसको हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं। तो एलोट्रोपिक फॉर्म बेसिकली क्या है कि एक एलिमेंट जब एक से ज्यादा शक्लों में पाया जाए, एक एलिमेंट, सादा लफ्जों में हम देखें, एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट है और वो एक से ज्यादा शक्लों में पाया जा रहा है, और जब वो एक से ज्यादा शक्लें रखेगा तो फिर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मुख्तलिफ हो जाएंगी। यानी एक, क्योंकि इसकी शक्लें अलग अलग है तो हर शक्ल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। अब ये जो एक एलिमेंट एक से ज्यादा शक्लें रख रहा है और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं एलोट्रोपी। इसको हम कहते हैं एलोट्रोपी। ये जो मजहर हो रहा है हम इसको एलोट्रोपी कहते हैं। अब एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास, अगर पहली जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है वो ऑक्सीजन की हम देखेंगे, ऑक्सीजन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है वो दो है, एक ऑक्सीजन और दूसरा अजोन। ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अजोन को देखें तो ये हमारे ऊपर अल्लाह पाक ने हमारी एटमॉस्फेयर में एक लेयर बनाई है जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को रोकती है हम तक आने के लिए, वो अजून है। तो अजून ऑक्सीजन के 3 एटमों से मिलकर बनी हुई है, 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनी हुई है, तो ये अजून होती है। अजून 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनी होती है, तो ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। इसी तरह ऑक्सीजन O2, तो इसकी 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन O2 और एक O3 यानी अजून। इसी तरह कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म हम देखते हैं, तो कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है। नंबर 1 डायमंड, नंबर 2 ग्राफाइट, नंबर 3 बुक मिनिस्टर फुलरीन C60। ये 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। तो इनमें सबसे पहले डायमंड जो पहली फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, ये जाइंट मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इसका, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा होता है डायमंड का। तो जाइंट मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है इसका डायमंड का। ग्राफाइट जो है ये लेड स्ट्रक्चर बनाता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है तहों में होता है, जैसे एक तह, फिर दूसरी तह, फिर तीसरी तह, तो लेड स्ट्रक्चर जो ग्राफाइट है वो लेड स्ट्रक्चर बनाता है, और हेक्सागोनल रिंग बनाता है। कल भी हमने देखा था कि हेक्सागोनल क्या होता है, कि जब 6 कार्बन एटम जो है वो इस तरह से जुड़ जाए तो ये हेक्सागोनल पैटर्न जो है वो ड्रा हो जाता है। तो इसमें ग्राफाइट जो है ये लेड स्ट्रक्चर बनाता है और हेक्सागोनल रिंग में होता है। बुक मिनिस्टर फुलरीन जो है ये C60 इसको कहते हैं, ये सफियर शेप में होता है। एटम्स जो है अरेंज पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल, इसके जो एटम होते हैं वो स्फीयर में इनके गोल गोल शक्ल का होता है, और एटम्स जो होते हैं इसके ये पेंटागोनल और हेक्सागोनल फॉर्म में अरेंज किए होते हैं। पेंटागोनल और हेक्सागोनल को देखें कि सेंटर में जो है वो होगा 5 कोनों वाला,
और साइडों पे छह कोनों वाला, इस तरह एक दो तीन चार पांच और ये छह, तो साइडों पर इसके छह छह कोने बन जाएंगे, इसका घेरा बन जाएगा और सेंटर में ये पांच कोनों वाला हो जाएगा। तो ये पेंटागोनल और हेक्सागोनल, यानी सेंटर में पेंटागोनल और साइडों पे हेक्सागोनल होता है। स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, बुलंद टेम्परेचर पर भी ये स्टेबल रहता है। सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बुकमिस्टर फुलरीन जो है ये हल होगा कहां पर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। बुलंद टेम्परेचर पर भी ये स्टेबल है। उसके बाद इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ठीक है। उसके बाद इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते। इसकी स्ट्रक्चर केज लाइक होती है, जैसे पिंजरा होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है, और उसके बाद ये पकड़े तो सॉफ्ट होता है, और इसके बाद इसकी जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी की, वो नॉन कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होता। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर देखें तो दो है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। तो सल्फर की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। रोम्बिक जो है वो स्टेबल है, मोर स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, और जबकि मोनोक्लिनिक जो है वो लेस स्टेबल फॉर्म ऑफ एलोट्रोपिक ऑफ सल्फर है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक है ये आपको समझ के आ गया होगा। इसको खुलासा करते हैं। सबसे पहले एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ जो है वो हमने पढ़ी है क्या होती हैं, कि एक ही एलिमेंट जब एग्जिस्ट करता है एक या एक से ज्यादा शक्लों में, और फिर वो फिजिकली और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट शो करता है, तो इस मजर को हम कहते हैं एलोट्रोपी। इसकी कुछ मुख्तलिफ जो है जो फार्म्स है, जैसे ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फार्म दो है, O2 और O3, ऑक्सीजन और ओजोन। फिर कार्बन की तीन एलोट्रोपिक फार्म है, डायमंड, ग्राफाइट, बुकमिस्टर फुलरीन। फिर हमने देखा एलोट्रोपिक फार्म्स ऑफ सल्फर, तो उसमें दो हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। तो अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो कमेंट्स में राय दीजिएगा, पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।